मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल श्री प्रताप सिंह भारत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल के अध्ययन के दो पहलू हैं, पहला प्रकृति और दूसरा मानव। मनुष्य पृथ्वी पर निवास करता है और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वह पृथ्वी पर निर्भर करता है। दूसरी ओर प्रकृति भी इसके क्रियाकलापों को कहीं नियंत्रित करती है तो कहीं सहयोग और कहीं बाधाएं भी उत्पन्न करती हैं। अर्थात प्रकृति और मानव एक दूसरे को प्रभावित करते रहे हैं। मनुष्य और प्रकृति के इन अंतर संबंधों की व्याख्या ही मानव भूगोल है। मानव भूगोल का उद्देश्य भौतिक परिस्थितियों और मनुष्य के कार्यकलापों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करना है। भौतिक परिस्थितियों के अंतर्गत स्थिति, धरातल, मृदा, खनिज, जल राशि, जलवायु आदि तत्व सम्मिलित होते हैं, जबकि मानवीय क्रियाकलापों में मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यों को लिया जाता है, जिनके द्वारा मानव पर्यावरण में रहकर अपने जीवन को सुखी बनाने हेतु अनुकूलन अथवा रूपांतरण करता है। दूसरी ओर मानव स्वयं भी वातावरण की शक्तियों से प्रभावित होता है और एक विशिष्ट प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण की रचना करता है। मानव भूगोल का लक्ष्य प्राकृतिक क्रम में सांस्कृतिक वातावरण के मध्य मानवीय प्रक्रियाओं का विवेचनात्मक अध्ययन करना है। सामान्य भूगोल के दो मूल सिद्धांत हैं, पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत और दूसरा है सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। मानव भूगोल में एक और सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है जिसे वातावरण समायोजन का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। विभिन्न तत्वों के आपसी संबंध और समायोजन के अध्ययन हेतु मानव भूगोल में निम्नांकित 3 सिद्धांतों के अध्ययन पर अधिक बल दिया गया है। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियलिटी। और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। आज हम प्रथम सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत का विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत मनुष्य के चारों ओर विद्यमान भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के सभी तत्व परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक कारक में प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी और पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्व जड़ चेतन समय के साथ बदलते रहते हैं। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील हैं। फ्रांसीसी संभववादी भूगोलवेत्ता जीन ब्रुन्स ने कहा है, प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। देखा जाए तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति में परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं।
जिनमें से जो प्रमुख हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है भौतिक शक्तियाँ। भौतिक शक्तियों के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, दूसरा सौर शक्ति, तीसरा पृथ्वी के ग्रहीय संबंध और चौथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति सम्मिलित हैं। दूसरी शक्ति है जैविक शक्ति और तीसरी है मानव शक्ति। आज हम भौतिक शक्तियों का अध्ययन करेंगे। पहला है भौतिक शक्तियाँ। पृथ्वी तल स्थिर नहीं है अपितु निरंतर परिवर्तनशील है, जिसे आंतरिक शक्तियाँ विषम बनाती हैं और बाह्य शक्तियाँ समतल बनाने में निरंतर सक्रिय रहती हैं। ये शक्तियाँ कुछ धीमी गति से सक्रिय रहती हैं, जैसे कि पर्वत निर्माणकारी क्रियाएं, जबकि भूकंप और ज्वालामुखी द्वारा कम समय में ही भूतल पर परिवर्तन दिखाई देता है। पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाली ये आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देती, लेकिन इनके प्रभाव दिखाई देते हैं। कुछ प्रमुख भौतिक शक्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ पृथ्वी के धरातली भाग पर दो प्रकार से प्रकट होती हैं। पहला है महादेशजनक बल, जो कि धीरे धीरे कई वर्षों के बाद दिखाई देता है, जैसे कि पर्वतों का निर्माण, स्थल भाग का ऊपर उठना या नीचे धंसना। दूसरी प्रकार की आंतरिक शक्तियाँ आकस्मिक होती हैं, जो कि अचानक ही प्रकट होती हैं और थोड़े ही समय में इनसे बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप। दूसरा है सौर शक्ति या सूर्यताप। सूर्य सभी शक्तियों का स्रोत है। पृथ्वी तल पर होने वाली क्रियाशीलता की शक्ति सूर्य ताप के द्वारा ही प्राप्त होती है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में सूर्य ताप की मात्रा भिन्न भिन्न होने के कारण वायुमंडल के ताप में भिन्नता आती है, जिससे कि वायुदाब में भी भिन्नता उत्पन्न होती है। वायुदाब की भिन्नता के कारण पवनों का संचालन होता है। फलस्वरूप वर्षा की भिन्नता, आर्द्रता, ओस, पाला, हिमवृष्टि, चक्रवात, आंधी, तूफान आदि घटनाएं घटित होती हैं। वर्षा की अधिकता से नदी घाटियों में जल बाढ़ के दृश्य उपस्थित करता है, जिससे कि भूमि का अपरदन होता है। और दूसरी ओर वर्षा की कमी के कारण रेगिस्तान का जन्म होता है। सूर्य ताप के द्वारा न केवल जड़ पदार्थ अपितु चेतन पदार्थ भी प्रभावित होते हैं। सूर्य ताप के प्रभाव से ही चेतन पदार्थ जीवन धारण करता है और उसमें विकास और क्रियाशीलता आती है। अर्थात सूर्य ताप के द्वारा पृथ्वी के सभी जैविक घटक प्रभावित होते हैं। तीसरा है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध। हमारी पृथ्वी सौर मंडल की एक सदस्य ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में चक्कर लगाती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी पर सुबह, दोपहर, शाम व रात्रि की घटनाएं इसी गति का परिणाम है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसे पृथ्वी की वार्षिक गति या परिभ्रमण कहा जाता है। ऋतु परिवर्तन की घटना
इसी गति का परिणाम है। पृथ्वी पर ताप पेटियाँ, पवन पेटियाँ आदि की कल्पना ऋतु परिवर्तन के कारण ही संभव हो पाती है। चौथा है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कार्य है पृथ्वी पर संतुलन, स्थिरता और नियंत्रण लाना है। इसके द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न भार के प्रदेशों में संतुलन स्थापित होता है, जिससे कि विभिन्न घनत्व की चट्टानों में समस्थिति उत्पन्न होती है। इसी शक्ति के कारण प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ को पृथ्वी अपनी ओर खींचकर उसे संतुलित अवस्था में बनाए रखती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वायुमंडल का निर्माण होता है। जल का ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होना, पृथ्वी के धरातल के पास वायुदाब का अधिक होना, ऊंचाई में उड़ने वाली मिट्टी को निचले गर्त में जमाना आदि क्रियाएं संचालित होती हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर विभिन्न दाब और घनत्व के पदार्थों और प्रदेशों के बीच संतुलन की स्थिति को उत्पन्न करती है, जिससे कि सभी जगह स्थायित्व और संतुलन स्थापित हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य ताप के द्वारा धरातल पर होने वाली अनियमितताओं को नियमितता में परिवर्तित कर देती है। दूसरी है जैविक शक्तियाँ। जैविक शक्तियों के अंतर्गत वनस्पति और जीव जंतु की क्रियाओं को लिया जाता है। जैविक विखंडन में पेड़ पौधों के द्वारा चट्टानों का क्षय होता है और जीव जंतु के द्वारा भी मिट्टी का क्षय होता है। वनस्पति की जड़ें मुलायम चट्टानों को तोड़कर दरारें उत्पन्न करती हैं और कीड़े मकोड़े और अन्य जीव जंतु भी मिट्टी को खोदकर खोखला बनाते हैं। पशु चराई के कारण धरातल का आवरण विखंडन के लिए पृष्ठभूमि बना देता है और इस प्रकार जीव जंतुओं की क्रियाओं के द्वारा भौतिक और रासायनिक विखंडन आसान हो जाता है। तीसरी शक्ति है मानव शक्ति। मनुष्य भी पृथ्वी पर निरंतर परिवर्तन करता रहता है और अपने निवास और मार्ग के लिए चट्टानें तोड़कर पत्थर प्राप्त करता है, वनों को काटकर खेती के लिए भूमि तैयार करता है, कहीं नहरें, बांध, सुरंगें आदि बनाता है, लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति के लिए वनों का विनाश करता है, समुद्र से मछली पकड़कर उनकी संख्याओं में कमी करता है। सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत खेत खलियान, औद्योगिक संस्थान, रेलवे स्टेशन, बस, हवाई अड्डे, लंबी चौड़ी सड़कें, पुल आदि मानव शक्ति का गुणगान करने के पर्याप्त उदाहरण हैं। उपरोक्त सभी शक्तियों के द्वारा जो परिवर्तन पृथ्वी तल पर दिखाई देते हैं, उनमें बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के क्रम के अनुसार विकास होता है और अंत में ये नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी तल पर केवल भूमि की बनावट में ही परिवर्तन होते हों ऐसा नहीं है, वरन जलवायु में भी समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। प्लायोसीन और मायोसीन युगों में मध्य एशिया की जलवायु आर्द्र थी, किंतु आज शुष्क है। यूरोप और अमेरिका की भूमि पर हिम युग में आए परिवर्तन भी इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि वर्तमान समय में उपजाऊ क्षेत्र भी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सूखे की चपेट में आने लगे हैं। पृथ्वी का ताप जलवायु परिवर्तन के कारण निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार भारतीय मरुस्थल के स्थान पर बहने वाली सरस्वती नदी के कारण पूरा प्रदेश हरा भरा था और इस प्रकार हम देखें तो पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। धरातल पर विकास और विनाश की क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं।
मानव जीवन की कभी भी स्थिर नहीं रहता। चूँकि मानव विवेकशील प्राणी है, अतः प्राकृतिक शक्तियों का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करके उसमें परिवर्तन करता रहता है। दूसरी ओर पृथ्वी स्वयं भी स्थिर न होकर गतिशील है, अतः प्राकृतिक परिस्थितियों एवं मानव के पारस्परिक संबंधों में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, जो कि स्वाभाविक है। कोई भी वस्तु स्थिर या शाश्वत नहीं है। प्रत्येक का एक जीवन चक्र होता है